हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे। और जैसा कि हम इकोनॉमिक्स में पुरानी चीज़ें हम लोगों ने की हैं और आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आए हैं जो कि है डिमांड इन इकोनॉमिक्स। इसको समझेंगे कि डिमांड इकोनॉमिक्स में कैसे होती है और ये भी समझेंगे कि सन 2008 में जो रिसेशन आया था, जो ग्रेट डिप्रेशन जिसको बोला जाता है, उसमें डिमांड का क्या रोल था और इसने कैसे कैसे चीज़ें को किया और कैसे वो फैला। डिमांड एक्चुअल में क्या होती है इसको भी देखेंगे। यूपीएससी ने लगभग 3 बार इस पे क्वेश्चन पूछ लिया है, डिमांड क्या होती है इस पे। तो आप लोगों के लिए ये सिग्निफिकेंट हो जाता है कि इस चीज को जानना। अगर मेजरली देखें तो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स है एक और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में डिफरेंस क्या है पहले ये देख लो आप लोग। डिफरेंस ये है, इनिशियली जब इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट आना शुरू हुआ तो उसमें ये था कि जो ग्रेट नंबर ऑफ मैथमेटिशियंस थे वो उन चीज़ों को यूज़ करते थे इकोनॉमिक्स थ्योरीज को प्रूव करने के लिए। और यानी कि जो इकोनॉमी है वो मैथ्स का ही एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है एडम स्मिथ। इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। और एडम स्मिथ जो है वो अपनी कुछ थ्योरीज देता है और ये बोलता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो मैथ्स का हिस्सा नहीं है, वो अपने आप में एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। और उसी के बाद एक इकोनॉमिक्स की नई ब्रांच जो है वो सामने आती है हमारे, जिसको आगे चल के हम नाम देंगे। उस समय नाम नहीं दिया गया था, उसको बोला जाता था माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होती है जो किसी भी एक पर्सन से डील करे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक पर्सन बना दूं, इसकी इनकम क्या है, इसकी कंजम्पशन क्या है, कितना जो है वो ये सेविंग कर रहा है, बैंकिंग में कितनी जो है वो इसकी डिपॉजिट अमाउंट है। अगर उन सब चीज़ों को देखूं, यानी कि अगर जो एक किसी पर्सन के चीज़ों को अगर मैं देखूं, उनको एनालाइज करूं और उसके बेसिस पे कोई जजमेंट पास करूं, तो इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम दिया जाता है। वहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आगे चलती रही, लेकिन सन 1929 के आसपास क्या होता है, ग्रेट डिप्रेशन आता है अमेरिका में। और उसके बाद 1930 के आसपास एक और इकोनॉमिस्ट आता है और जिसका नाम होता है केन्स। केन्स लोगों को ये बताता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो लेवल पे अगर आप देखोगे तो फिर कोई ज्यादा कामयाब नहीं है। एज अ देश के लेवल पे आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी जानना होगा। यानी कि अगर मान लो मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया के केस में अगर हम लोग इन चीजों को देखें कि क्या है जो इसमें जीएनपी में अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहा है, इंडिया के केस में इन्फ्लेशन क्या रहने वाली है, यानी कि ओवरऑल लार्ज पिक्चर को शो करना, इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। यूपीएससी का जो पूरा सिलेबस है वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने आपको बता दिया कैसे इसकी खोज हुई। केन्स ने की थी। 1930 का जो डिप्रेशन था उसको इसने क्या किया, स्टडी किया, उसके बारे में एनालिसिस किया और उसके बाद जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स लोगों के सामने आई। अब इसमें चीजें क्या आती हैं हमने ये भी देख लिया, जो ओवरऑल इंडिया के लेवल पे डील करे। यूपीएससी में मैक्रो इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ 3-4 साल से ये देखा गया है कि यूपीएससी जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें से डिमांड उसकी एक मेजर एग्जाम्पल है। क्लियर ऑन दिस? सबसे पहले डिमांड को समझने के लिए 3 चीजें समझिए। ठीक है, वो 3 चीजें क्या है उनको देखते हैं। अगर मैं लिखता हूं डिमांड, तो इससे आपके दिमाग में क्या आता है? 3 चीजें हैं जो इकोनॉमिक्स में आनी चाहिए, पहली, सेकंड और तीसरे नंबर पे। पहली क्या लिखा मैंने? अबिलिटी। अगला क्या लिखा? विलिंगनेस। और एट अ गिवन प्राइस। ठीक है, अगर कोई पर्सन किसी चीज को खरीदना चाह रहा है, उसके पास इतनी एबिलिटी है, यानी कि वो उस चीज को खरीद पा रहा है या खरीद सकता है, उसके अंदर इतनी क्षमता है। दूसरी, वो उस चीज को खरीदने के लिए क्या है, विलिंगनेस है, वो मन से चाह रहा है कि मैं ये चीज खरीदूं। एट अ गिवन प्राइस, जो प्राइस उसके सामने है
उसको बोलते हैं डिमांड। अगर ये तीनों चीजों में राइट प्रूव हो तो उसको क्या बोलेंगे, डिमांड है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप सभी लोगों को मैं एक देता हूं, अबिलिटी, सेकंड मैंने क्या लिखा था, विलिंगनेस, और तीसरे नंबर पे क्या लिखा था, प्राइस। और इनका एक बॉक्स बना देते हैं। मान लो आप जो है बाजार गए और आपको कुछ भी पसंद आ गया, मान लो ये पेन आपको अच्छा लगा। अब इस पेन की जो कीमत है वो कितनी है, मान लो 10 रुपए है। अब आपके पास इतनी क्षमता है कि आप इस 10 रुपए के पेन को जो है वो खरीद सकते हैं। तो पहले वाले में क्या मार्क हो गया, यस, यानी कि क्या है, एबिलिटी है। विलिंगनेस, आपकी इच्छा भी है कि मैं इस पेन को खरीदूं, तो सेकंड वाला भी सही हो गया। तीसरा, इसकी जो कीमत है 10 रुपीज, वो आप अदा करने के लिए भी तैयार हो, तो फिर आप उस चीज की क्या करोगे, इकोनॉमी में डिमांड। जहां पे डिमांड होती है वहां पे एक कंफ्यूजन वाला अक्षर आ जाता है, डिजायर। डिजायर और डिमांड दोनों में क्या फर्क है, अभी तक यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले। डिजायर के केस में क्या होगा, अबिलिटी जो है उस पर्सन की नहीं होगी उसको खरीदने की, यानी कि उसके पास उतने पैसे नहीं होंगे। अगर वो ये पेन खरीदना चाह रहा है तो उसके पास 10 रुपए का ये पेन है, उसकी जेब में हो सकता है 5 रुपए हों, जिसकी वजह से वो उस पेन को खरीद ना पाए, लेकिन वो विलिंगनेस है उसकी, खरीदना चाहता है इस पेन को। प्राइस भी उसको पता कि उसका इतना होगा। इन दोनों में क्या है, विलिंगनेस भी है, प्राइस भी है, लेकिन क्या नहीं है, एबिलिटी नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, डिजायर। डिमांड और डिजायर, इकोनॉमिक्स में ये दो अलग चीजें हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो है वो समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। डिमांड इन इकोनॉमिक्स रेफर टू द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर आर विलिंग एंड आर एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। प्राइस, एबिलिटी, विलिंगनेस। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये पूछेंगे सर कि हो सकता है डिमांड जो है वो किसी ना किसी चीज पे जो है वो निर्भर करती हो, यानी कि अगर मैं किसी चीज की डिमांड करूंगा तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहली चीज है प्राइस, सेकंड है कंज्यूमर की इनकम, और तीसरी चीज क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब एक एक करके इसको जानते हैं। पहला क्या लिखा था हमने, प्राइस ऑफ गुड। सेकंड हमने क्या लिखा था, इनकम, इनकम ऑफ कंज्यूमर। तीसरा क्या लिखा था, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड। अब एक एक करके जानिए इसको। पहली चीज, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि अगर कोई भी चीज का प्राइस इंक्रीज करेगा तो वैसे वैसे उसकी डिमांड डिक्रीज होगी। और यही जो है वो किस चीज को डिफाइन करता है, ये करता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस और डिमांड का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड डिक्रीज करेगी, अगर प्राइस जो है वो डिक्रीज कर रहा है तो डिमांड इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि आपस में रिवर्स रिलेशन, अगर एक ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरा नीचे की तरफ जाएगा, एक नीचे की तरफ है तो दूसरा ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये बोला जाता है प्राइस। यानी कि फैक्टर्स ऑफ डिमांड में पहला जो प्राइस था वो प्राइस ऑफ अ गुड था, इसके बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड है इनकम। इनकम कैसे, अगर किसी पर्सन की इनकम, मान लो आपकी इनकम जो है वो 100 रुपए है इस महीने की, तो आपकी कुछ कंजम्पशन होगी, तो आपकी कुछ डिमांड होगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज करेगी वैसे वैसे आपकी क्या इंक्रीज होती रहेगी, डिमांड इंक्रीज होती रहेगी, और वैसे वैसे आप और ज्यादा कंजम्पशन करोगे। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इनकम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, डिमांड के। अगर इनकम इंक्रीज करेगी तो डिमांड भी इंक्रीज करेगी। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्लियर है आपको, ये भी क्लियर है। अब आते हैं इस पे। अब एक चीज देखो, कई बार ये होता है कि हम किसी चीज की डिमांड करना ज्यादा कर देते हैं, चाहे उसके प्राइस में कोई चेंज ना आए, चाहे हमारी इनकम में कोई चेंज ना आए। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में दो चीजें होती हैं, एक
जो होती हैं उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन सी? कॉम्प्लीमेंट्री। और एक होते हैं सब्स्टिट्यूट्स। क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट्स। मान लो आप किसी स्कूल या कॉलेज में रोज जाते हो और रोजाना जो है वो आप चाय पीते हो, और जहां पे आप चाय पीते हो वहां पे चाय का प्राइस क्या है? 10 रुपए, और कॉफी का प्राइस क्या है? सेम, 10 रुपीज। यहां तक क्लियर है? अब अगले दिन जब आप उस जगह पे गए चाय पीने के लिए, मान लो इसका प्राइस हो गया 40 रुपीज, लेकिन इसका प्राइस सेम रहा, तो उसमें क्या होगा कि ज्यादा नंबर ऑफ कंज्यूमर जो है वो कॉफी में शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस जो है वो क्या है? वो सेम है, वो रिलेटिवली क्या है? लेस है। दोनों चीजें आपस में क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर एक वाली चीज को आप कंज्यूम नहीं करते, दूसरे को कंज्यूम करते हो, आपको जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो इस केस में अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो जो दूसरी जो आइटम है उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर मैं एक पेन खरीदूंगा तो इसके अंदर का जो रिफिल होगा वो मुझे खरीदना ही होगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके साथ आपको दूसरी आइटम लेनी ही होगी। अगर आप शूज का एक पेयर खरीदोगे तो आपको दूसरा पेयर खरीदना होगा। अगर इनके प्राइस इंक्रीज कर जाते हैं, यानी कि मान लो रिफिल के प्राइस इंक्रीज हो गए, मान लो प्लास्टिक के प्राइस इंक्रीज हो गए, तो ओवरऑल इस चीज के भी तो प्राइस इंक्रीज होंगे। और अगर ओवरऑल इस चीज के प्राइस इंक्रीज हो गए तो प्राइस के इंक्रीज करने से क्या होता है? डिमांड जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अगर प्राइस इंक्रीज करते हैं तो उनकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है? ऑब्वियसली बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, ये हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया, और दूसरा भी हम लोगों ने कर लिया, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब नेक्स्ट आ गया कंज्यूमर प्रेफरेंस, यानी कि कंज्यूमर किस चीज को प्रेफर कर रहा है। मान लो कोई नई चीज है जो चल पड़ी, ठीक है, और कोई नया स्टाइल है मान लो चल पड़ा, और उस केस में क्या होगा? ज्यादा नंबर ऑफ कंज्यूमर उस पर शिफ्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से टेम्परेरी बेसिस पे उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रेफरेंस जो है वो हम लोगों को क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मैं आपको बताता हूं। मान लो सिल्वर है, ठीक है, आज सिल्वर के प्राइस जो है वो किस पे है? 1000 पे है, और लोगों को ये उम्मीद है कि आने वाले एक महीने में सिल्वर के प्राइस जो है वो क्या हो जाएंगे? 4000 हो जाएंगे। तो उस केस में क्या है? एक्सपेक्टेशन है, यानी कि अगर उस चीज पे लोगों को एक्सपेक्टेशन है तो लोग उस पे क्या लगाना शुरू कर देंगे? पैसा लगाना शुरू कर देंगे। लोग सिल्वर खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको क्या उम्मीद है कि 2 महीने बाद 4000 हो जाएगा इसका प्राइस। और उसी केस में क्या होगा? एक्सपेक्टेशन के इंक्रीज करने से उस चीज का जो एक्चुअल प्राइस है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ फैक्टर्स हैं जो किसको ऊपर नीचे करते हैं, और वो चीज क्या है? डिमांड। अब एक चीज और समझिए, जी, डी और पी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इन चीजों में जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये सबसे पहले बताइए किस चीज का फॉर्मूला है? बिल्कुल ठीक, जीडीपी का फॉर्मूला है। ये मैंने क्या लिखा है? कंजम्पशन। इसका मीनिंग क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसका मीनिंग क्या है? सॉरी, एक्सपोर्ट। और इसका मीनिंग क्या है? इंपोर्ट। अब एक चीज देखिए, इसमें जितनी भी चीजें मैंने लिखी हैं वो सबकी सब क्या है? एक ना एक तरीके से डिमांड है। कंजम्पशन, भारत में क्या चीजों की कंजम्पशन होगी? भारत की इकोनॉमी जो है वो एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि इंडिया में क्या ज्यादा है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी तो कंज्यूमर ज्यादा होंगे, यानी कि अगर कंज्यूमर ज्यादा है तो उस चीज की डिमांड भी ज्यादा होगी। इंडियन इकोनॉमी को कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी बोला जाता है। अब आपको समझ आया क्यों बोला जाता है? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा, पॉपुलेशन के पास इनकम है, और इनकम से वो क्या करेंगे? कंजम्पशन करेंगे, और जिससे सी की वैल्यू इंक्रीज होगी, और जिससे ओवरऑल जीडीपी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अमेरिकन इकोनॉमी को बोला जाता है कि ये कौन सी इकोनॉमी है? ये इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी है। इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी से क्या मतलब? यानी कि इनके केस में इन्वेस्टमेंट की डिमांड बहुत ज्यादा है।
आप मेजर कंपनीज के नाम लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका, एप्पल अमेरिका, और भी काफी सारी कंपनीज हैं जिनके जो मेजर पेरेंट नेशन है वो क्या है, अमेरिका। तो हम ये बात सिंपल सी बोल सकते हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी है, और जिस वजह से उनकी जो डिमांड है वो ज्यादा होती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या होता है, जो सरकार खर्चा लगाती है। और एक्स, एक्स मींस एक्सपोर्ट। चाइनीज इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उनके एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज का प्राइस कम किया। तो ये समझ आया कि डिमांड कैसे एक देश की जो इकोनॉमी है उसको ऊपर नीचे कर सकती है। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट ड्रिवन और एक्सपोर्ट ड्रिवन। इंडिया, यूएस और चाइनीज इकोनॉमी। अब नेक्स्ट पेज पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो डिस्कस किया लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को हम लोगों ने किस पे डिस्कस किया था, पहले लेसन में ही डिस्कस कर लिया था। अब इस चीज को समझो आप लोग। प्राइस है, मान लो इसको बोल देते हैं वाई एक्सिस और इसको बोल देते हैं एक्स एक्सिस, और इस चीज पे हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं कि उसकी कंजम्पशन कितनी हुई, किसी भी चीज की कंजम्पशन कितनी हुई। मान लो ये फर्स्ट केस है, प्राइस जब 7 रुपीज था तो उस चीज की कंजम्पशन कितनी हो रही थी, 1 हो रही थी। प्राइस आ गया 6 पे, कंजम्पशन कितनी होने लग गई, 2 होने लग गई। प्राइस आ गया 5 के ऊपर, कंजम्पशन कितनी होगी, 3। प्राइस कम हुआ, कंजम्पशन होगी 4, ये भी 4। अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, इनको बोलते हैं टेंजेंट पॉइंट्स। इन सबको जब मैं मैच कर दूंगा तो हमारे पास डिमांड की जो ग्राफ है वो आ जाता है, और इसको बोलते हैं नेगेटिवली स्लोप्ड। क्यों बोलेंगे नेगेटिव स्लोप, क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रही है। जैसे एक फैक्टर इंक्रीज करता है दूसरा फैक्टर जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है। अब इसी कंटेक्स्ट में एक और चीज समझो, हमने ये डिमांड का केस डिस्कस कर लिया, अब सप्लाई का डिस्कस करो। यहां पे प्राइस और यहां पे कंजम्पशन है। सप्लाई के केस में एक और लॉ होता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई, और लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो क्या कहता है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा किसी भी चीज की सप्लाई भी इंक्रीज होती रहती है। प्राइस के साथ क्या इंक्रीज होगा, सप्लाई। अगर मान लो 4 रुपीज है किसी चीज का प्राइस, तो हो सकता है उसकी सप्लाई जो है वो 1 पे रुकी हो। जैसे जैसे किसी भी चीज का प्राइस इंक्रीज करता जाएगा, जो सप्लायर होगा वो उस चीज की सप्लाई को इंक्रीज करता रहेगा, और इसी वजह से जो सप्लाई का ग्राफ होता है वो पॉजिटिव स्लोप्ड होता है। क्या होता है, पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। ये मैंने क्या बना दिया, डिमांड का ग्राफ, और ये मैंने क्या बना दिया, सप्लाई का ग्राफ। और जहां पे इन दोनों का क्रॉस बनता है वहां पे एक प्राइस जो है वो फिक्स किया जाता है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम प्राइस। जहां पे डिमांड और सप्लाई का आपस में क्रॉस बनेगा वहां पे जो प्राइस सेटअप किया जाएगा इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, जिसपे कोई भी चीज जो है वो निर्भर करती है। ठीक है, अगर कोई भी इकोनॉमी जो है वो फ्री में छोड़ी हुई है, उस पर कोई भी तरह के रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, कोई भी चीज की जो डिमांड है, यानी कि जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड को, और जो सप्लाई है वो उस चीज का प्राइस एक नया सेटअप कर देती है। सरकार इस केस में इंटरवीन नहीं करती, और इस प्राइस से लोगों को पे करना पड़ता है और फिर उनको वो चीज कंज्यूम करने का मौका मिलता है। तो ये क्लियर हुआ। लेकिन ये किस में होता है, ये मोस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में होता है, यानी कि जो इकोनॉमीज को फ्री में रिलीज किया हुआ है, जिनमें सरकार ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती। लेकिन भारत के केस में क्या होगा, भारत के केस में ये होगा, मान लो किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा लेकिन सप्लाई नहीं है, और उसको सप्लाई करने वाला एक ही सप्लायर है, तो वो क्या करना शुरू कर देगा, वो लोगों को एक्सप्लॉइटेशन करनी शुरू कर देगा, लोगों को ज्यादा पैसा मांगेगा उनसे उस चीज का। इसी चीज को रोकने के लिए सरकार जो है वो इंडिया के केस में वो किसको फॉलो करती है, मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करने से उनका क्या मतलब है कि यानी कि अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है और उस केस में लोग किसी दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो सरकार इसके ऊपर एक कैप लगा देगी। एग्जांपल,
2020 में सैनिटाइजर जो है वो बहुत ज्यादा बिकने शुरू हो गए, तो लोगों ने ये सोचा कि सैनिटाइजर आगे चल के महंगे होंगे, लेकिन सरकार ने उस पर कैप लगा दिया कि इतने से ज्यादा महंगा सैनिटाइजर नहीं बेच सकते, जिससे लोगों की एक्सप्लॉइटेशन जो है वो ना हो। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि मिक्स इकोनॉमी जो है वो ऐसे काम करती है। क्लियर ऑन दिस? इक्विलिब्रियम प्राइस आप लोगों को समझ आ गया। और एक चीज और है इसमें जो जानने वाली है, आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। अगर सरकार एमएसपी देती है तो ये इक्विलिब्रियम जो है वो ये हिल जाता है, ये इक्विलिब्रियम जो है ये सेटअप नहीं हो पाता। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो फार्मर को मिलता है, ठीक है। तो ये एक बोला जाता है कि एक नेगेटिव पॉइंट है मिनिमम सप्लाई प्राइस का। सप्लाई फैक्टर्स कौन से हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं? पहली चीज है प्रोडक्शन कॉस्ट, टेक्नोलॉजिकल कितनी एडवांसमेंट है, सरकार की क्या पॉलिसीज है, और मार्केट में किसी भी चीज का कंपटीशन कितना है। तो ये चीजें हैं। अब 2008 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, इसको समझिए और ये समझते हैं कि आने वाले समय में क्या इंडिया में आने की संभावना है, इसको समझिए पहले। मान लो ये एक पेंसिल है, इसका जो प्राइस है वो कितना है? 10 रुपीज है, लेकिन मार्केट में कुछ लोग हैं जिन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा करनी शुरू कर दी, जिसके चलते क्या होगा, इसका जो एक्चुअल प्राइस है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जो इस चीज का सप्लायर है वो क्या करेगा, इसका एक्चुअल प्राइस कहीं और सेटअप कर देगा, जो कि क्या होगा, 20 रुपए के ऊपर, क्या होगा, 20 रुपीज के। अब इस चीज में क्या हुआ, डिमांड की वजह से, एक्सपेक्टेशन की वजह से, कुछ लोगों की वजह से उसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा ऊपर सेटअप हो गया। और जब वो प्राइस जो है वो रियल नहीं होगा, वो एक नॉमिनल प्राइस बन जाएगा, रियल प्राइस नहीं होगा, तो इकोनॉमी जो है वो प्रॉब्लम में आना शुरू कर देती है। ठीक है, यही प्रॉब्लम है जो सन 2008 में जो है वो अमेरिका में आई थी। अमेरिकन इकोनॉमी में क्या हुआ था, मेजरली इकोनॉमीज में जो है इन्फ्लेशन आनी शुरू हो गई थी। जैसे मान लो कि रियल एस्टेट सेक्टर है, उसकी जो प्राइस है वो अगर इतना है, डिमांड के हाइप होने से वो प्राइस कितना हो गया, वो 1000 हो गया। इस चीज को बोलते हैं डिमांड बबल। और जब ये बबल ब्लास्ट करता है तो फिर क्या होता है, इकोनॉमी जो है वो क्रैश कर जाती है। अमेरिकन इकोनॉमी में ऐसा हुआ, इसके बारे में और रिसर्च कीजिए। चाइनीज इकोनॉमी में ऐसा हो रहा है अभी। चाइना ने, बल्कि रिसेंटली जो है वो द हिंदू में एक आर्टिकल भी आया था जिसमें चाइना ने ये बोला था कि हम अपने लोगों को पैसा देंगे और नंबर ऑफ हॉलीडेज भी ज्यादा करेंगे ताकि वो बाहर जाके कंज्यूम कर पाए। अगर वो कंज्यूम करेंगे तो जिससे डिमांड इंक्रीज होगी, और डिमांड इंक्रीज होगी, हमारी जीडीपी का जो फॉर्मूला है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये सेम चीज इंडिया में भी आने वाली है और इसकी संभावना है। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट ये बोल रहे हैं कि हो सकता है इंडिया में आने वाले समय में डिमांड की कुछ कमी है जो देखी जाए। आप इस चीज को स्टडी कीजिए। इसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।